नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जिस प्रकार से यस बैंक फेल होने के कगार पर आ गया, आरबीआई ने यस बैंक का कामकाज संभाल लिया और यस बैंक को रिवाइव करने के लिए एक स्कीम भी ड्रा की, जिसके तहत एसबीआई लेड एक कंसोर्टियम इन्वेस्ट करेगा यस बैंक के अंदर। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए, क्या हमारे देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर आना एक प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए क्या ये उचित है? इसका आंसर देखो ये है, कायदे से प्राइवेट इन्वेस्टर ही आना चाहिए था प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए। आरबीआई ने यस बैंक को कुछ समय भी दिया कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आइए अपने बैंक में, लेकिन यस बैंक इन्वेस्टमेंट रेज करने में सफल नहीं हो उसका। दूसरा ऑप्शन सरकार के पास ये था कि यस बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी यस बैंक को सरकारी बैंक बना दिया जाए जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन दिक्कत ये है, सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, इनमें कैपिटल इन्फ्यूज कर सके। तो फिर कैसे एक फेल हो रहे बैंक को सरकार फिलहाल की सिचुएशन में नेशनलाइज कर सकती है? तो तीसरा ऑप्शन सरकार के पास यही बचता था कि हमारे देश में जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई का सहारा लिया जाए इस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब सरकार किस सोच के साथ काम करती है। जब कोई बहुत बड़ी कंपनी फेल होती है तो सरकार उसे एक लेवल के बाद नहीं बचाती। फॉर एग्जांपल जेट एयरवेज को उस प्रकार से सरकार के द्वारा नहीं बचाया गया जैसे यस बैंक को बचाया गया है। तो इसका आंसर ये है, देखो, बैंक अगर कोई फेल होता है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, बाकी दूसरे बैंकों पर पड़ता है। इसी वजह से सरकार ने यस बैंक को बचाया बट जेट एयरवेज को नहीं बचाया। यस बैंक कोई छोटा बैंक नहीं था, ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ की बैलेंस शीट थी यस बैंक की। तो हमारे देश की इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता अगर सरकार यस बैंक को फेल होने देती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या एसबीआई जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ज़्यादा कमज़ोर होते हैं अगर इस प्रकार से उन्हें मजबूर किया जाता है वीक बैंक्स को रेस्क्यू करने के लिए? देखो, इसका आंसर ये है, अगर एसबीआई बैंक के पास चॉइस होती तो शायद एसबीआई बैंक सामने नहीं आता यस बैंक को रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन बात वही है, जैसा एसबीआई के चीफ ने कहा कि जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो फिर हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यानी बैंक के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। मतलब यही है कि एसबीआई का जो एनपीए है वो ऑलरेडी सितंबर में 12.7% तक था। अगर इस प्रकार से एसबीआई का पैसा और लगेगा यस बैंक जैसी जगहों पर तो एनपीए और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। एक बात ये बोली जाती है आर्टिकल में कि देखो, अभी तो एमएसएमईज और रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जिनको लोन दिया हुआ है एसबीआई ने, बट उसे वो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन अभी उसे एनपीए की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। इवन दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसको भी लोन दिया हुआ है एसबीआई ने। ये कंपनी लोन चुकाने में अभी असक्षम है, तो इस लोन को भी अभी एनपीए की कैटेगरी में नहीं डाला है। तो मतलब एसबीआई का जो एनपीए है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में एसबीआई को बोलना कि आप यस बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, ये बैंक के लिए सही नहीं था। बट वही बात, नेशनल इंटरेस्ट की बात थी, देश की इकोनॉमी पर विपरीत असर ना पड़े, ये पॉइंट था। इस वजह से एसबीआई ने यस बैंक में इन्वेस्ट किया। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो, यस बैंक ऐसी सिचुएशन में आ गया कि आरबीआई को यस बैंक का कामकाज संभालना पड़ा। इसका मतलब आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है, पीसीएफ फ्रेमवर्क, ये इस फ्रेमवर्क ने ठीक से काम नहीं किया। इस फ्रेमवर्क के तहत जिस बैंक को डाला जाता है उस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि जैसे आप इतने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर एनपीए को कम कीजिए। रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि आप क्रेडिट और ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब एक लेवल के बाद ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते, यानी लोन नहीं दे सकते। आप इंटर बैंक रूट की सहायता से लोन नहीं ले सकते।
ऐसी तमाम रिस्ट्रिक्शंस उस बैंक के ऊपर लगा दी जाती है जिसको पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाला जाता है। और किस आधार पर डाला जाता है? जब देखो किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब होती है, एनपीए बढ़ जाता है, तब किसी बैंक को इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाला जाता है। तो क्या इस फ्रेमवर्क ने ठीक काम नहीं किया कि यस बैंक ऐसी हालत में आ गया कि एकदम से आरबीआई को मोरेटोरियम लगाना पड़ा? इसका आंसर देखो ये है, जिस इंडिकेटर्स के आधार पर किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डाला जाता है, जैसे कैपिटल कितना है, बेसल नॉर्म्स भी देखे जाते हैं, उस आधार पर यस बैंक इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है कि कुछ और इंडिकेटर्स के आधार पर बैंकों को मॉनिटर करना चाहिए, जैसे किसी बैंक की पिछले कुछ समय में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एसेट्स कितनी है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लोन बुक कितनी है। इन इंडिकेटर्स के आधार पर भी विभिन्न बैंक्स को मॉनिटर करना चाहिए। इसके जवाब में आर्टिकल में यह बोला जाता है, देखो यस बैंक पहले कम लोन दे रहा था और फिर यस बैंक ने ज़्यादा लोन देना स्टार्ट कर दिया, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लोन बुक में तो एबनॉर्मेलिटी दिखेगी ही, क्योंकि बेस काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इस आधार पर आरबीआई ये नहीं पता लगा सकता था कि यस बैंक की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि पीसीए फ्रेमवर्क में कंडीशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, देखो ये तो समय समय की बात है। कुछ समय पहले तक सरकार आरबीआई को ये बोलती थी कि भैया आप ज़्यादा बैंकों को इस फ्रेमवर्क में मत डालिए या फिर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो बैंक लोन नहीं दे पाते। अगर वो लोन नहीं देंगे तो फिर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी? उस समय आरबीआई का क्रिटिसिज्म ये होता था कि किसी बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क में डालते हैं तो कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा। लेकिन अब क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कम लगाई जाती हैं आरबीआई के द्वारा। तो ये तो समय समय की बात है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।